अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 2 अगस्त बुध का रोज और इस हफ्ते हमारा मौजू जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट्स हुई हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, जो सेनेट के अंदर बिल गया वो पास हो गया और अब इसके क्या मायने हैं, हम इस मौजू के ऊपर बड़े अरसे से डिस्कस भी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब ये 9 मई के वाकयात हुए और उसके बाद कार्रवाइयां शुरू हुई, ये पता लगा डीजीआईएसपीआर के थ्रू के तकरीबन 102 लोग तकरीबन आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किए जा रहे हैं, मगर दिस वाजंट द फर्स्ट इंस्टेंस जब सिविलियंस को आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल्स उनकी हुई। ये हम देख रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर के दौरान भी हुआ, बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं उनके अंदर भी कई सिविलियंस को ट्राई किया गया। इस मौजू पे एक बार फिर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहसन जे पीरजादा। सो एहसन, हमने इस मौजू पे बात की थी जून में कि जब ये ट्रायल्स अंडरवे थी, शुरू हुई थी। ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये पिछली अमेंडमेंट से किस तरीके से मुख्तलिफ हैं और इसके क्या मायने हैं बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर जो है उसके लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अली। बिफोर आई गिव दिस आंसर, मेरे ख्याल से ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में जब 1950 के अंदर ये एक्ट प्रोमलगेट हुआ था, उस वक्त से लेके अभी तक उनका एक्ट सिविलियंस के ऊपर उसका इतलाक नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में 1952 के अंदर जब ये था, ओरिजिनल एक्ट के अंदर हम पे भी नहीं होता, बट कर्टसी a lot of military interventions, sometimes soft intervention, sometimes hybrid interventions, whatever you want to call it, हमारा जो है लॉ अमेंड हो गया था 1967 में और 2(1)T इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसके तहत हम सारे इस चीज़ के ताबे आ चुके हैं और हमारा ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये बहुत डिफरेंट हैं जी। इसकी डिफरेंस मेनली ये है कि वो रोल पाकिस्तान आर्मी को दिया जा रहा है जो कि उनका है नहीं, ना हो सकता है। एंड आई टेल यू व्हाई हो क्यों नहीं सकता। हमारा आर्टिकल, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन का रोल देखने की कोशिश करते हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन किस मकसद के लिए बना है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के देखते हैं। आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बताता है फंक्शंस ऑफ द आर्मी क्या होंगे। वो फंक्शंस बड़े क्लियर हैं: बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल एग्रेशन की से बचाना और टू एक्ट इन द एड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। कहीं भी नेशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान आर्मी का ना काम था, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर बनाया जा सकता है। एक्ट कैन नॉट बी सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू ये समझती है कि वो पाकिस्तान आर्मी को नेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती है, तो आई एम रियली सॉरी, वो रोल उनको अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 245 जाके 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंड करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट इसलिए भी स्केरी है क्योंकि इसके अंदर वो रोल भी दे दिया गया पाकिस्तान आर्मी को जो कभी भी उनका नहीं था। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट को भी वो अब डील कर सकते हैं। अगर डेफेमेशन उनके खिलाफ होगी तो वो भी अब उसको कर सकते हैं। अगर मजीद इस तरह की कोई एक्टिविटी उनका को बंदा करता है या कोई सिविलियन करता है तो वो उसको भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार देखो, लिसन, वेट, ये जो अमेंडमेंट हुई है ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, बिकॉज वो लोग जो आर्मी एक्ट के अंदर कवर हैं या थे, यानी कि वो लोग जो अभी सर्विंग हैं या किसी हैसियत के अंदर पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलिएटेड हैं या रिटायर हो चुके हैं या रिजाइन कर चुके हैं, उन लोगों पे अट्रैक्ट हो रहा है। सिविलियंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बट 9 मई के वाकया हमें क्लैरिटी के साथ बताता है कि एम्बिगुअस लैंग्वेज को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है और ये इंस्टीट्यूशन इस चीज का फैसला करती है कि किस बंदे को कब फंडामेंटल राइट देना भी है कि नहीं देना। सो हेंस माय आर्ग्यूमेंट ओवर हियर इज कि ये इनोसेंट बताया जा रहा है, बट एवरीवन नोज दिस इज नॉट दैट इनोसेंट। और जब आप एक्सपैंड करते हो तो आप स्पेस कंसीड करते हो, आप अपनी डेफर्मेशन लॉज को बेहतर करो, आप अपने कोर्ट्स को बेहतर करो, बजाय इसके कि आप सबको जो है इंस्टीट्यूशन को उठा के देखें। सो इट्स वेरी अलार्मिंग, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड वेरी स्केरी एज वेल। आपके ख्याल से क्या ये फिर, मेरे ख्याल से अगर ये इसको इस तरीके से टर्म करते हैं कि ना सिर्फ आर्मी एक्ट को स्टेरॉइड्स पे डाला जा रहा है, बट आर्मी के रोल को, यानी किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, उसको भी स्टेरॉइड्स पे डाला जा रहा है, कि ये मुनासिब होगा कहना? आई थिंक 9 मई के बाद तो आर्मी का हमेशा से स्टीरॉयड के ऊपर ही है। और देखें, ये देखें अली साहब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे आर्टिकल 245 का कोई मतलब नहीं है, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग। देखें, आर्टिकल 245 तो मार्शल लॉ का भी गुंजाइश नहीं देता, लेकिन हर सिविलियन गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ का साथ दिया।
इंटरवेंशंस का साथ दिया है, हाइब्रिड रिजीम्स बनाई हैं. सो स्टीरॉइड्स के ऊपर तो एक ऑलरेडी चीज है, अब आप उसको लेजिटिमेट कर रहे हैं. सो इन अदर वर्ड्स ये चीजें पहले भी हो रही हैं, बट नाउ व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज लीगलाइज देम, एंड सो दैट आप कह सकें ये तो गैर कानूनी तो कुछ हो ही नहीं रहा. चलें, लीगल लीगल कवर दिया है बेसिकली, आप कह रहे हैं. लेट्स गो इनटू द स्पेसिफिक्स. आपने रिटायरमेंट की बात की. ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसके अंदर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से 18th इसका एक आर्टिकल है या नुक्ता है जिसके अंदर रिटेंशन ऑफ ऑफिसर्स की बात की जाती है कि रिटायरमेंट एज अप टू 60 तक आप ऑफिसर्स को रिटेन कर सकते हैं. ये किस तरीके से मुख्तलिफ है, इसके बारे में जरा बात कीजिएगा. देखिए, as far as the functioning of armed forces is concerned, I think मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एक इदारे को कानून के मुताबिक फंक्शन करना चाहिए, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर वो समझते हैं कि इस तरह के हालात हैं जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ये गुंजाइश होनी चाहिए कि एक ऑफिसर को रिटेन कर ले, सीनियोरिटी इशू एक अलहदा इशू है, बट आई थिंक कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स स्टिल फाइन, आई डोंट हैव एन इशू विद इट, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और ये इस तरह की अमेंडमेंट जो हैं, कानून भी इस तरह की अमेंडमेंट्स को इजाज़त देता है कि आप रिटेन अगर क्योंकि रूल्स अमेंड हो रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट उसको करिए तो कोई एक्ट के थ्रू करिए, दैट्स ऑल लीगल. हमारा इशू तब आ जाता है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाते हैं, जब हमारे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूसर्व किया जाता है, जब हम पे आर्मी एक्ट की प्रोविजंस को इतलाक करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे आर्टिकल 10 है, यानी कि फ्रीडम ऑफ जो फ्री एंड फेयर ट्रायल के साथ मसला करता है. उस सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि दिस इज गैर कानूनी, दिस इज अनएथिकल, दिस इज वायलेटिव ऑफ माय फंडामेंटल राइट्स एंड कैन नॉट बी अलाउड. Administrative issues, fair enough. I mean, I don't know what officer is required to deal with XYZ issues. मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. It's fine. That's all administrative. We don't have an issue with. As lawyers, as academics, as people who care for democracy, stand for democracy, believe in democracy, हमारा issue आता है जब हमारे rights को usurp किया जाए, जब हमारे civilian इदारों की ताकत को डाइल्यूट किया जाए, उनकी वेटेज को डाइल्यूट किया जाए, और हमारे अपने ही सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह की हरकत के अंदर मसरूफ हो जाएं, तो दैट बिकम्स एन इशू फॉर अस. तो क्यों हो रहे हैं फिर आपके ख्याल से आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेशली कि उनकी तो ये पीडीएम हुकूमत की डाइंग डेज हैं एक तरीके से, उनकी हुकूमत तो खत्म होने को आ रही है, तो क्या कंपल्शन थी इस चीज को, इतनी अहम चीज को, टू पुश इट थ्रू, टू रैम इट थ्रू सेनेट और ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस के करने की? इसका जो जवाब है मैं आपको यूं देता हूं कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन तब तक नहीं हो सकती जब तक उसको लेजिस्लेटिव कवर नहीं हासिल होगा. बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था. उस टाइम हमारी जो आजकल की हुकूमत है वो वोट को इज्जत दो के नारे लगा रही थी, और एक बड़ी एग्रेसिव कैंपेन कर रही थी मिलिट्री इंटरवेंशन के खिलाफ और व्हाट नॉट. तमाम लोग इररिस्पेक्टिव उनका किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ तल्लक था, वो आ गया था और उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को अलाउ कर दिया था, ब्लैंक चेक दे दिया था. सो अब जब ये इक्तदार में है और हर बंदा चाहता है कि जी हम ये शो कर सकें कि हमारी जो है मिलिट्री के साथ बड़ी अच्छी चल रही है, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि जो आई डोंट अंडरस्टैंड ये पावर डायनामिक्स हैं क्या है, हमारी कानूनी तौर के ऊपर तो इसका कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, बट एवरीवन वांट्स टू शो कि मिलिट्री और उनके जो हालात हैं वो बेहतर हैं. मिलिट्री इज एन एग्जीक्यूटिव आर्म, एक फेडरल सेक्रेटरी के नीचे आना चाहिए उसको ओरिजिनली, जिस तरह इंडिया में आता है. आप अपीजमेंट के अंदर किस हद तक गुजर जाते हैं, आई डोंट नो. आपका सिंपल सवाल का आंसर ये है कि उनको अगली हुकूमत चाहिए जी, और एक ही इदारा है जो कि उनको लगता है वो ये यकीनी बना सकता है. वोट के अंदर अभी मुझे नहीं लगता वो इतना बिलीव कर रहे हैं. वो बिलीव कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन एक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीटली वाइप आउट करेगा और उसके रिपरकशंस जो होंगे वो बाद में पूरी आवाम भुगतेगी, बट वक्ती तौर के ऊपर वो वाइप आउट होगी और उनके लिए वैक्यूम क्रिएट होगा और वो इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके उनको खुश रख के इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे. दैट इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक तो ये आर्मी अमेंडमेंट हुई अब बेसिकली चंद दिनों के अंदर, एक और बिल था बेसिकली वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल जो पीपल्स पार्टी ने अपेरेंटली इंट्रोड्यूस किया था, मगर उसके खिलाफ इतनी ऑपोजिशन थी एहसन साहब के उसको ड्रॉप कर दिया गया. तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे जाते जाते. देखिए जी, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ. अनफॉर्चुनेटली इस टाइम के ऊपर व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज के वी आर फेसिंग द मोस्ट स्केरी टाइम. आप देखें अभी बाजोड़ के अंदर 54 बंदे शहीद हुए हैं एक दिन पहले, और हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस तरह के दकियानूस किस्म के एक्ट्स पास कर रहे हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस मीट ही नहीं हो सकता.
I don't want to go into the particulars of the act because it's an absurd act. But what I want to stress upon, because I know you have limited time, is the fact that सबको होश के नाखन लेने चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठना चाहिए और ये तयन करना चाहिए इस मुल्क को लेके किस साइड पे जाना है. क्या कानून के मुताबिक हमने आगे चलना है, या हम लोगों ने यही इसी तरह के फजूल किस्म के अमेंडमेंट्स और एक्ट्स पास करते रहने हैं, और हम लोगों ने एक ऐसा चीज खड़ी कर देनी है जिससे लोग जो हैं डिसइनफ्रेंचाइज होते रहें और एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहें, बजाय इसके कि हम टीटीपी जैसे मेनस के साथ डील करें. सो it is an absurd act which basically defeats the fundamental rights provided in the constitution, and I'm sure कि होश के नाखन लेंगे और इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, hopefully, unless and until इनको फिर दोबारा प्रेशर ना आया, और ये प्रेशर सस्टेन करने के काबिल नहीं है unfortunately. हिस्ट्री आपके यानी जो सेंटिमेंट्स हैं इसके यानी जो हमें सिखाती है, इट्स ऑलवेज अपोज टू इट. एहसन, हम आपके पास दोबारा आएंगे. थैंक यू सो मच एहसन पीरज़ादा, लॉयर जॉइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान. तो आपके सामने ये ख़वातीन और हज़रात की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर इन द डाइंग डेज. ये हुकूमत जो खड़ी है, इक़्तिदार में है, आर्मी के बलबूते पे वो ये यानी बिल्स पास कर रही है. एक तरफ तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अमेंडमेंट्स हो रही हैं, दूसरी तरफ और बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. वो इतने एक्सट्रीम है कि ऑपोजिशन इंटरनली डेवलप हो रही है उनके खिलाफ. मगर जिस तरह एहसन कह रहे थे कि बेसिकली इक़्तिदार में या पावर में रहने के लिए अभी तो फिलहाल ये सब चीज़ें मुनासिब लग रही होंगी जो लोग इक़्तिदार में हैं, लेकिन वक्त बदलते हुए और इक़्तिदार जाते हुए या पावर जाते हुए टाइम नहीं लगता. और हमें पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख में ये चीज़ कांस्टेंट रही है कि जो भी ऐसे लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस या ऐसी लेजिस्लेशन को खड़ा किया गया, वो इवेंचुअली उन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होती है जो इस चीज़ को पुश कर रहे होते हैं इक़्तिदार में रहने के लिए. अपने कमेंट्स, सजेशंस भेजते रहें. फॉलो करें यूट्यूब के ऊपर लेट अली शो यू, ट्विटर के ऊपर वो सामने Ali_Mustafa आपके सामने मौजूद हैं. बट प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ये कंटेंट शेयर भी करें. अपना ख्याल रखिएगा.